पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें कैसे चेंज होती है बाय व्हेन यू पुट द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स। तो उसमें मैं ये करवा दिया था मैंने कि जब व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड, सेल कनेक्टेड नहीं है, ये वाला करा दिया था मैंने, याद है। और आज हमको एक क्लास देखना है, क्लास पॉइंट कि अगर सेल कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक डाला है, व्हेन यू आर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक, तब सेल कनेक्टेड है, तब क्या होता है क्वांटिटीज के साथ, वो देखना है, ठीक है। सो लुक हियर केयरफुली, ये देखो, लुक एट दिस डायग्राम, ये देखिए, ये दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनके बीच में देखो हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है ना, ये देखो सेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। सो अभी हमको ये देखना है कि क्यू जो होता है चार्ज के साथ क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, चार्ज को क्या होगा, सी को क्या हो जाएगा, वी, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, यू कैसे चेंज होगा। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू सी, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेल कनेक्ट हुए ना, यहाँ पे सेल इज ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है। सेल कनेक्ट होने पे क्या होता है, ध्यान से देखो, सेल जो है ना, सेल की जो दोनों एंड पॉइंट्स होती हैं, सेल के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है बिटवीन नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ भी बोलते हो, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। सेल जो है ना, सेल ऑलवेज मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इस सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप ईएमएफ बोलते हो। तो होता क्या है कि सेल कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों प्लेट्स है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। वट एवर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट्स, वो मेंटेन रहेगा। वो बैटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैटरी की वजह से। यहाँ पर एक चीज ऐसे ध्यान में रखो, बिकॉज ऑफ द बैटरी the potential difference between end points of the capacitor will be maintained. V जो है ना, V का V ही रहेगा maintained, ये कंफर्म पॉइंट है। V remain as it is। C के साथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, C जो है ना, इट इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, ये तो आपको मालूम है, C इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, इट बिकम Kc। अब चार्ज के ऊपर आते हैं, चार्ज क्या होगा, देखो, अगर चार्ज के बारे में हमें सपोज अच्छे से मालूम नहीं है कि चार्ज क्या होगा, तो हम लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं इसको। ये देखो, ये Q इज इनिशियल चार्ज, देखो ये इनिशियल चार्ज को लिखा है मैंने, इनिशियल C इंटू इनिशियल V। अब फाइनली क्या हुआ है, फाइनली जो V है वो तो मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ द सेल, लेकिन मैंने बताया C जो है वो K टाइम्स बढ़ गया, तो ये है न्यू चार्ज। मैंने इसमें न्यू C ले लिया और न्यू V ले लिया। क्या लगता है, चार्ज इंक्रीज हुआ है क्या K टाइम्स कि डिक्रीज हो गया K टाइम्स? इंक्रीज हो इट गया। हैज इंक्रीज बाय K टाइम्स ना। तो मतलब देखो, मतलब इसका मतलब है कि जितना भी इस प्लेट के ऊपर चार्ज था, पहले जितना भी चार्ज था Q था, अब वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया। ऐसा कैसे हो गया, चार्ज इंक्रीज हुआ है? वो बैटरी कर सकती है ना, बैटरी की वजह से क्या होगा कि जो चार्ज है ना, एक प्लेट से थोड़ा फ्लो होके दूसरी प्लेट तक फ्लो हो जाएगा। चार्ज ऐसा फ्लो कराएगी कि अल्टीमेटली दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जिनको अगर थोड़ा फिजिकली समझना है कि सर फिजिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम रहेगा, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था Q, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था माइनस Q। अभी तक मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, डाइलेक्ट्रिक इज नॉट पुट, ठीक है। तो दिख रहा है ये प्लेट कैसे पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है ना। पॉजिटिव प्लेट मतलब हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल हाई होगा, और नेगेटिव प्लेट पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लो होता है। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो होता क्या है, इन फिजिकली क्या होता है
अगर तुमने ऐसे डायइलेक्ट्रिक डाल दिया ना, तो डायइलेक्ट्रिक की ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो ध्यान से देखो, डायइलेक्ट्रिक के लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, और राइट साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, एक बात बताओ, इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, बराबर, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, एटलीस्ट इफेक्ट तो कम हो जाएगा। और दूसरे साइड देखो, दूसरे साइड भी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन उसके नियर बाय अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका भी थोड़ा ओवरऑल इफेक्ट कम हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, मतलब ये उतना नेगेटिव नहीं रहेगा जितना उसको रहना चाहिए, तो ये माइनस क्यू भी लेस हो गया। तो क्योंकि दोनों साइड जो है ना इफेक्टिव चार्ज कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, चार्ज कम हो गया है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड कम होना चाहिए, लेकिन बैटरी उसको मेंटेन करेगी। बैटरी कैसे मेंटेन करेगी, बैटरी ना, बैटरी की वजह से, ये तो बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, बैटरी की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज फ्लो होगा। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो चार्ज है ना वो क्यू के टाइम्स बढ़ जाएगा, so it will become के क्यू, है ना, चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स, चार्ज बढ़ गया मतलब यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज फिर से बढ़ जाएगा, इस साइड चार्ज फिर से ओवरऑल इफेक्टिवली बढ़ गया, और इस साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो उस वापस चार्ज बढ़ने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले वाला था वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, वो बैटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैटरी कैन डू दैट, बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ठीक है? इसलिए देखो मैंने अभी समझाया चार्ज क्यों इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस के टाइम्स। अच्छा अब ई पे आते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स आपको निकालना है ना, इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला V by D, ये हमेशा फॉर्मूला काम आएगी। V is a potential difference between two plates, D is a distance between two plates। अब D तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन और ये V भी चेंज नहीं हुआ है, देखो ये V जो है ना, V मेंटेन्ड है, D भी मेंटेन्ड है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, E भी मेंटेन रहेगा, E उतना का उतना ही रहता है। लास्ट अब आपको ये निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, V तो सेम ही रह गया, V तो चेंज ही नहीं हुआ है, बट C जो है वो K टाइम्स हो गया, सो इट विल बिकम हाफ K CV स्क्वायर, द न्यू एनर्जी। तो आप समझ सकते हो एनर्जी को क्या हुआ है, इट इंक्रीजेस K टाइम्स और डिक्रीजेस K टाइम्स, increases K times, KU। तो ये देखो ये न्यू वैल्यूज है जो मैंने लिखी है आफ्टर पुटिंग द डायइलेक्ट्रिक, ठीक है स्टूडेंट, आपको ये जो है ना मगअप नहीं करनी है वैल्यूज, एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सोच समझ के ऐसे निकालना रहेगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब वो क्या पूछ सकते हैं उनके ऊपर है, लेकिन थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया कैसे इसको डील करना है, ठीक है, क्लियर विद दिस, ठीक है। तो जो वैल्यूज है ना, देख लो, ये वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, देखो यहाँ पर भी है, एक बार ये टेबल देख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक, ये पूरा टेबल है, ओके। yes sir, आगे बढ़े, बस एक लास्ट पॉइंट बचती है, छोटी सी लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं, रिलेटेड टू कैपेसिटर्स, ठीक है, उसमें एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पोटेंशियल डिवाइडर, छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। सी पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, ये देखो, सपोज ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, C1 C2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाइड है ना दोनों के ऊपर, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो ये है V, V इज ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब देखो क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, क्या होगा, चार्जिंग होगी, एक प्लेट ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये एक प्लेट नेगेटिव, इसमें भी जैसा सेम होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
चार्जेस आ जाएंगे। लेट्स सपोज जो चार्जेस है ना दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वो है Q1 Q2, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 V2। ये देखो सीरीज में है ना, दोनों सीरीज में पोटेंशियल तो सेम नहीं रहता है। एनीबडी रिमेम्बर्स ये सीरीज में इन दोनों के लिए कौन सी चीज सेम रहेगी? क्यू सी वी में से कौन सी चीज दोनों पे सेम रहेगी? सीरीज में ना दोनों, सीरीज में दोनों कैपेसिटर्स के लिए एक चीज सेम रहती है। क्यू सी वी में से, क्यू सी और वी में से एक चीज दोनों के लिए सेम रहती है। कौन सी चीज दोनों के लिए सेम रहेगी? कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों के लिए? क्यू चार्जेस। या सी या वी? किसी को मालूम है सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है दोनों के ऊपर? दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कौन सी चीज सेम रहेगी? जल्दी बताओ, नहीं आ रहे तो बोलो। अखिल नायर, आकांक्षा ज्योति जोजी, सुमित, ओमकार, ठीक है ठीक है, अमला, बस बस समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, क्यू सेम है। ठीक है, हाँ प्रियंका, ठीक है, दोनों के बाद क्यू सेम होगा। तो देखो मैंने दोनों का क्यू सेम लिखा है। ठीक है, अब देखो अगर तुमको ये जो V1 है ना दिख रहा है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो V1 है ना हमको जल्दी से निकालना होता है, मतलब सीधा V1 निकालना होता है क्विकली। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप V1 निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको V1 की नहीं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ। V1 अगर निकालना है V1, तो उसकी फॉर्मूला है C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल तो V है ना, ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो V1 के सामने C2 है, मतलब उल्टा है। V1 है मतलब पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, उसके सामने देखो C2 है, V1 के सामने C2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस जो है C1 प्लस C2 इनटू टोटल वोल्टेज दैट इज V। सिमिलरली अगर तुमको V2 निकालना है, V2 के सामने आएगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इनटू दिस V। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सीधा मगअप करो, उसको याद रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपको चाहिए तो एक काम करो, उसको प्रूफ करने की कोशिश करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू ट्राई टू प्रूव दैट यस V1 इज दिस मच। अब ट्राई करो, आप प्रूफ कर सकते हो V1 इतना है। ट्राई। ठीक है, ट्राई योर ओन, टेक योर टाइम। बल नहीं भी आया तो भी चलेगा, बट अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ट्राई करो एक बार इसको। आर यू एबल टू प्रूव कि V1 इतना है? हो रहा है प्रूफ? टेल मी फास्ट, हो रहा है क्या?
टेल मी फास्ट, आर यू एबल टू प्रूव दिस और नो? यस और नो टाइप करके भेजो जल्दी. Okay, Saurabh, Sahil Dalal, you're not able to prove it. Okay. See, look here. तो कुछ स्टूडेंट है जो मतलब बोल रहे हैं, सीधा बता दिया उन्होंने, नहीं कर पा रहे हैं. मुझे आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे होंगे. ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू. बहुत इजी होता है. आप लोग क्या होता है, राइट डायरेक्शन में सोचते नहीं हो, सिंपल चीजों को खुद कॉम्प्लिकेट बनाते हो आप अपने लिए. देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो. एक बात बताओ, ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, दोनों सीरीज में है ना. सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है. तो काम करते हैं, इनका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं. मतलब लेट्स कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम. टोटल कैपेसिटेंस, इनका टोटल कैपेसिटेंस देखो ये होगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस. मतलब इसका मतलब है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के मैं एक ही कैपेसिटर लगा सकता हूं. अज्यूमिंग ये दोनों को हटा के मैंने एक ही कैपेसिटर लगाया, वो जो एक ही कैपेसिटर आप लगाओगे ना, ये कैपेसिटेंस है उसका. ठीक है, तो अज्यूम करो कि मैंने इन दोनों को हटा दिया और उसकी जगह मैंने एक ही कैपेसिटर लगाया. ये देखो, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V अप्लाई किया. इधर भी V आएगा. ये है C इक्विवेलेंट. और आपको मालूम है सीरीज में चार्ज सेम रहता है. आपने बताया मुझे अभी, इस सीरीज में चार्ज सेम रहता है. इनकी C1 C2 दोनों के ऊपर सेम चार्ज है. वही चार्ज जो है ना, वही चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे भी आता है. वही चार्ज यहाँ पे भी आएगा. तो अभी देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ध्यान से देखो. इस डायग्राम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डायग्राम से कैन आई राइट डाउन, ऐसा लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V ना. ये देखो, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये लिखा. ठीक है, अब सपोज एक काम करते हैं, C1 को आप दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो, Q डिवाइडेड बाय C1. ये ना देखो, Q बाय C क्या होता है, Q बाय C तो V होता है ना, लेकिन Q बाय C1 क्या होगा, Q बाय C1 करेंगे तो V1 मिलेगा. देखो आ गया V1. देख लो कैसे गया. हार्डली देखो 3 स्टेप्स है. ये देखो, ये 3 स्टेप्स, समझा. इस फॉर्मूला का लिमिटेशन यही है कि इस फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया ना, 2 कैपेसिटर्स होंगे तो ये ठीक है, 3 कैपेसिटर्स के लिए नहीं चलेगी. अब आप बोलेंगे सर 3 हो तो क्या करना होगा. अगर 3 कैपेसिटर है ना, तो आप क्या करना है, ऐसे मत करना, जो मैंने फॉर्मूला ये डायरेक्टली यूज मत करना. अगर 3 कैपेसिटर्स है तो ये प्रोसीजर फॉलो करो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया. क्या प्रोसीजर बताया कि आप पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखो, Q इक्वल टू CV फॉर दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. उसमें से आपको V1 V2 निकालना होगा. जो प्रोसीजर है ना, वो आगे की कैपेसिटर्स के लिए भी लगा सकते हो. इसलिए आप प्रोसीजर को थोड़ा समझो प्लीज. अंडरस्टूड दिस नाउ? हाँ सर, अभी Got this? Okay. So this completes your capacitors theory. इतना कैपेसिटर्स में मालूम होना चाहिए. ठीक, at least this much should be known in the capacitors. ठीक है, ओके. अब मेरी एक सजेशन रहेगी, आप MCQ स्टार्ट करो. जो डाउट्स है आप बोल सकते हो, मैं लेक्चर रख दूंगा डाउट्स के लिए फिर. ठीक है, अच्छा सुनो, अभी बीच में अमन कुमार ने एक डाउट पूछा था. अमन कुमार ने एक डाउट भेजा था मुझे. वो डाउट मुझे अभी याद आ रहा है, मैं अभी कर देता हूँ इसको यहाँ पे, सबके लिए कर देता हूँ ना. ठीक है, एक डाउट है अमन कुमार का फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था क्वेश्चन. अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ क्या था. देखो, इमेजिन दैट यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, बीच में एक चार्ज है Q, लाइक दैट. सी, ये कुछ ऐसा है. यहाँ ये मतलब एक अल्टीमेटली एक सेमी सर्किल है. ठीक है, तो अगर ये सेमी सर्किल है तो ये R इज द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्किल. ये देखो, तो कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो R रहेगा ना.
अब इसके बाद क्या बोला गया था कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये जो Q1 Q2 और ये जो तीनों चार्जेस है ना, तीनों चार्जेस की वैल्यू गिवन होगी। लेट सपोज Q1 2 माइक्रोकूलम्स है, Q2 3 माइक्रोकूलम्स है, और जो लास्ट वाला Q है वो 4 माइक्रोकूलम्स है। ऐसा कुछ वैल्यूज गिवन होगा। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी सिस्टम है। अब इसमें क्या कहा गया कि जो ये Q है ना, जो बीच में जो Q है, उसको हमने ऐसे मूव किया है, ऐसे। ये Q चार्ज दिख रहा है, कैपिटल Q दिख रहा है, उसको A से B तक लेके गए हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर चार्जेस। इसको Q को हम लोग ऐसे लेके गए, फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट इसको शिफ्ट किया, तभी B पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मैंने शिफ्ट किया ना, वो भी सेमी सर्किल है, ये भी आ ही रहेगा ऐसे। तो A से B तक शिफ्ट किया है, देखो, है ना। चार्ज Q is shifted from A to B। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब आपने A से B तक इसको शिफ्ट किया ना चार्ज को, हाउ मच इज वर्क डन फॉर दैट? शिफ्ट करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो था क्वेश्चन। ये देखो, हाउ मच इज अ वर्क डन इन द शिफ्टिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। दो चार्जेस हैं, तीसरे चार्ज को A से B लेके गए, वर्क डन कैलकुलेट करो इन शिफ्टिंग दिस, ठीक है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत इजी। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ अभी। अमन कुमार, यही डाउट था कि आपका? कंफर्म ना, ये था ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है, तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो सिस्टम है ना, इट्स अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। यहाँ पे 3 चार्जेस का सिस्टम है, 3 चार्जेस है ना यहाँ पे, इनका सिस्टम है। इस सिस्टम की आप पहले क्या करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम फाइंड आउट करो। इस सिस्टम में पहले कितनी पोटेंशियल स्टोर थी वो फाइंड करेंगे। देखो, इनिशियली आपको याद है चार्जेस यहां पर थे ना, ये तीनों इनिशियली चार्जेस यहां पर थे, ये तीन। इट्स अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, इसका इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो 1/4πε0 Q1 Q2, और नीचे डिवाइड बाय R करेंगे। R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2, तो Q1 Q2 के बीच में 2R डिस्टेंस है ना। उसके बाद अगला पेयर ले लो, Q1 Q, Q1 Q और Q1 और Q के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, और लास्ट में एक और पेयर Q2 इंटू Q। तो याद होगा यही होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, ठीक है। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने A से B तक उसको शिफ्ट किया है, तो अभी पार्टिकल कहां पे आ गया, B पर आ गया। पार्टिकल कम्स टू B, तो अभी सिस्टम चेंज हो गया ना, मतलब सारे पार्टिकल यहाँ वहां हो गए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली फाइंड करेंगे सिस्टम की। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फाइनल डायग्राम देखना चाहिए। फाइनल डायग्राम में देखो, चार्ज जो है वो B के ऊपर है, ये देखो फाइनल सिस्टम है, दिस इज फाइनल सिस्टम। सभी देखो, इसमें देखो फाइनल सिस्टम में Q1 Q2 तो वैसा का वैसा ही रह गया ना। Q1 Q2 का जो पेयर है वो तो वैसा ही है। ये जो Q1 Q2 वाला पेयर है ना, ये Q1 Q2 वो सेम ही रहेगा। Q1 और Q ले लो, Q1 और कैपिटल Q, देख सकते हो Q1 और कैपिटल Q में कितना डिस्टेंस है, इट्स अ 3R। लास्ट एक और पेयर Q2 इंटू Q, Q2 इंटू Q जो है ये वाला, इसमें R डिस्टेंस है। तो देखो, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब होता क्या है, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन द सिस्टम, उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। जो भी आप वर्क करोगे ना शिफ्टिंग में, वो वर्क उसे मान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इन चार्जेस के पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, दिस चार्जेस आर नॉट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। जो भी आपने वर्क किया वो किसी ना किसी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा ना, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ये टर्म देखो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल होगा, खाली आपके पास एक ही टर्म बचेगा,
1/4 pi epsilon 0 Q1 Q 1/3R minus 1/R. ठीक है, ऐसा कुछ करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यूज डालनी होती है, सॉल्व करना होता है। समझा ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो देखो मैंने जो डाउट था वो क्लियर कर दिया अमन का। अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टाइम पूछना है वो भी कर सकते हो। इज देयर एनी डाउट स्टिल? किसी को कुछ डाउट है? कोई एमसीक्यू में डाउट? सर एक कैपेसिटेंस पे था। अभी रीड कर सकते हो उसको? सर उसमें डायग्राम था, वो भी आपको भेजा था। भेजा था? ठीक है, देखता हूं मैं। एक काम करना ना प्लीज, इसको वापस सेंड कर देना एक बार। एक बार यस वापस सर। सेंड कर देना, हो पाएगा ना? यस सर। एक बार वापस भेजना, मैं करके देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर कुछ भी डाउट्स है आप लेके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में भी आप पूछ सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस कैपेसिटर्स टॉपिक। कैपेसिटर को स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, इट इज गोइंग टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। ठीक, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन अगला लेक्चर में अगर आप डिसाइड करो तो अगले लेक्चर में हम लोग डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे एमसीक्यू के डाउट्स आप पूछो। कब रखना है पहले वो डिसाइड करो। डाउट्स कब रखना है, कल रखें कि परसों रखना है? परसों सर। परसों कि कल, जो से डिसाइड करो। हाँ, अमन कुमार तो कल बोल रहा है। ठीक है, आकांक्षा इज सेइंग दैट परसों रख देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कल बोल रहे हैं, कुछ परसों बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो डू वन थिंग, सबका कन्वीनियंस देखना है, सबका कन्वीनियंस देखना है। तो वी आर कीपिंग द डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा लेक्चर जो है ना आपके डाउट्स के लिए डेडिकेट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे डाउट्स जो पूछने हैं पूछ सकते हो। ठीक है, बी रेडी। अब इसमें भी पता है मुझे, दो चार स्टूडेंट है वही डाउट्स लेके आएंगे, बाकी लोग तो बोलेंगे सर हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कभी भी रखो, कल रखो, भले अभी 1 घंटे के बाद रख दो, हम लोग तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? आपकी मर्जी है, मेंटेलिटी आपकी है, वो तो आप रखो अपने पास। आपको मई या जून के मंथ में आपको रिजल्ट दिख जाएगी अपनी, कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, नहीं करके। इट्स ओके, योर विश। सो जो स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं एमसीक्यू, आप रिलैक्स बैठो। आपको क्या करना है, जब भी डाउट सॉल्विंग हुआ चलेगा आपको तो। बाकी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि परसों रखो, तो विल कीप द डे आफ्टर टुमारो ओनली। तो स्टूडेंट, डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव अ डाउट सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपने डाउट्स लेके आना। चलो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आपको स्क्रीन के ऊपर एक पेज दिख रहा है, इसमें जो भी पॉइंट्स लिखी हुई है ना, जो भी पॉइंट्स लिखी हुई है, आप एक बार आराम से रीड कर लो इनको। रीड करने के बाद जो पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, हर एक को नंबर दिया हुआ है, पॉइंट को नंबर है, हर एक पॉइंट को पढ़ो अच्छे से। जो पॉइंट नहीं क्लियर हो रही है आप बताओ, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। ठीक है, टेक योर टाइम एंड रीड इट।
ओके, मेनली थर्ड पॉइंट में डाउट है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मालूम है? जो फोर्थ पॉइंट है, पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना इलेक्ट्रॉन्स की? हाँ सर 11th में था ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर इस बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताइएगा ना प्लीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ सर। ठीक है। लुक एट इट, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी सपोज दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास का एक ट्यूब है, इट्स अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया, सपोज गैस को फिल किया है। गैस को क्यों फिल किया है? वी वांट टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस, गैस में से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब आपको ये मालूम होगा गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस आर नॉट गुड कंडक्टर्स, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस मेंटेन करके, कुछ स्पेशल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है गैसेस से। देखो कैसे, अगर देखो यहाँ पे मैंने एक एनोड को कनेक्ट किया, ये एनोड है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और यहाँ पे कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और इन दोनों के बीच में मैंने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज इन किलो वोल्ट्स, किलो वोल्ट्स में, मतलब हजारों वोल्ट्स में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब बहुत हैवी वोल्टेज अप्लाई किया है। तो इन दैट केस क्या होता है, अगर बहुत हैवी वोल्टेज अप्लाई किए तो क्या होता है कि जो गैस के आयन्स है ना, सॉरी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, गैस के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वो इतना स्प्लिट होते हैं, इतना खींचते हैं कि टूट जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल। गैस का जो मॉलिक्यूल है ना वो एनायन और कैटायन में ब्रेक हो जाता है, एक एनायन होगा और एक कैटायन होगा, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। जो अभी पॉजिटिव आयन है ना, सपोज पॉजिटिव आयन जो है उसके ऊपर चार्ज है प्लस E1, ऐसे ही चार्ज लिखा है, और जो नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन, उस पर चार्ज है -E2। एक्चुअली में -E1 ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जीरो होना चाहिए ना, +E1 एंड -E1, ओवरऑल जीरो होना चाहिए मॉलिक्यूल के ऊपर। इट्स ओके, मैंने से लिखा है E1 चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो सपोज -E2 है। अब होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो एक तरफ फ्लो होंगे, पॉजिटिव आयंस जो है वो एक तरफ फ्लो होंगे, और जो नेगेटिव आयंस है ना, नेगेटिव आयंस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ऐसे तो यहाँ पर आयंस का फ्लो होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पे सपोज कोई भी ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ले ली, यू टेक एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर हियर, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आप देखोगे पॉजिटिव आयंस भी फ्लो हो रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आयंस भी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी देखो सपोज N1 इज अ नंबर ऑफ आयंस फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना वो N1 है। तो N1 इंटू E1 आप कर लो, इट्स अ टोटल चार्ज विच फ्लोज। सपोज N1 चार्जेस फ्लो हो गए तो N1 E1 इज अ टोटल चार्ज दैट फ्लोड, लेकिन E2 वाले चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं ना, E2 वाले चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो E2 की वजह से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हुआ N2 E2। N2 E2 is a total charge that flown because of the negative charges. N2 is a number of negative charges which flows. तो इवन तो एक बात, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से नेगेटिव चार्ज इधर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ओवरऑल चार्ज जो है वो कम पास हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तब रॉन्ग सोच रहे हो। देखो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसमें ये डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है, और फिर इसी डायरेक्शन में अगर नेगेटिव भी गया तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल चार्ज कम हो गया। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव गया, ठीक है, और ये डायरेक्शन में नेगेटिव गया, तो इनफैक्ट ये दोनों ऐड होंगे, द टोटल चार्ज विच फ्लोज वो होगा ये N1 E1 प्लस N2 E2, दैट इज द टोटल चार्ज विच फ्लोज divided by time, so that become current. तो ऐसे टॉपिक्स में जिसमें पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं, E1 एंड E2 बोथ आर फ्लोइंग, ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं,
इसमें आपको अगर ओवरऑल चार्ज निकालना है, चार्ज विच फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज गिवन बाय नेगेटिव चार्जेस प्लस पॉजिटिव चार्जेस, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है आपका वो टॉप जो थर्ड पॉइंट था, वो यही है ऑलमोस्ट। करंट का डायरेक्शन कौन सा लिया जाएगा इसमें? करंट तो आपने कैलकुलेट किया, करंट का डायरेक्शन वो लिया जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग। पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है। तो वही सब जो मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक बार। सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, तो मतलब आपको खाली नेगेटिव चार्जेस को काउंट नहीं करना है, अगर पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग तो उनको भी देखना है। ठीक है, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज जो होगा वो N1 E1 प्लस N2 E2। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। श्योर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आई थिंक आकांक्षा को डाउट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। थोड़ा सा इसको बता देता हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल VD। VD, अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज ये एक मेटल की वायर है, इट्स अ मेटेलिक वायर। एवरी मेटल वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ना, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ये है। ठीक है, अब देखो इस वायर के ऊपर हमने अभी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ अ सेल, सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो क्या होगा, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, मतलब ऐसे रैंडम, देखो ऐसे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। ध्यान से देखो, क्या कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम मोशन दे आर डूइंग। ये रैंडम मोशन करने के लिए जो आप इनके पास एनर्जी है ना, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग रैंडम मोशन, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। जितना तुम इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे मतलब और इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो, तो ये रैंडम मोशन और बढ़ेगा। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रैंडम मोशन से क्या होगा, ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा नहीं रहे, ओवरऑल दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो करंट जीरो है फिलहाल। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, लेट्स से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बैटरी का नेगेटिव एंड कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, इधर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा नहीं जाएंगे बैटरी की तरफ, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए इसके पास जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली पता है कैसे जाता है, ऐसे जाता है, देखो। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, दिख रहा है। तो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है कि बैटरी की तरफ जा रहा है? दोनों में से क्या कर रहे हैं वो? दोनों कर रहे हैं, राइट, दोनों कर रहे हैं ना। तो इट इज रैंडम मोशन, उसके ऊपर उसने वो बैटरी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। अब देखो ये जो बैटरी की तरफ शिफ्टिंग है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखो बैटरी की तरफ वो खिसक रहा है। बैटरी की तरफ शिफ्ट होने को ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब मूविंग टुवर्ड्स द बैटरी, उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, स्लाइड होना। तो बैटरी की तरफ जो ये खिसक रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके देखो बैटरी की तरफ खिसक रहा है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, बैटरी की तरफ खिसकने को। अब इसमें क्या करना होता है, देखो अगर इमेजिन करो कि ये यहां से यहां तक पहुंच गया, सपोज यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ बैटरी, ये डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्चुअली द वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग टुवर्ड्स द बैटरी। बैटरी की तरफ ये जिस स्पीड से खिसक रहा है ना, बैटरी की तरफ जो इसकी स्पीड है, रैंडम स्पीड नहीं, जो बैटरी की तरफ जाने की स्पीड है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन अवेलेबल है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जेईई और नीट के लिए मालूम होनी चाहिए।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो है I डिवाइडेड बाय NAE। I डिवाइडेड बाय NAE। इसमें I दिख रहा है, I इज अ करंट। ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे बैटरी की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी होगा ना इस वायर में। तो I इज अ करंट इन द वायर। ये A दिख रहा है, A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर। A क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये स्मॉल e दिख रहा है, स्मॉल e इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, which is 1.6 into 10⁻⁹ coulombs। और स्मॉल n दिख रहा है, small n is a number of electrons which are present in a unit volume। It's a number of electrons which are present per unit volume। ये मेटल वायर जो है ना, उसके यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, वो है ये स्मॉल n। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो देखो यहाँ पे भी मैंने लिख के दी है, देख लो, इट्स रिटन ओवर हियर। अब इसमें ये I अपॉन A दिख रहा है, करंट अपॉन एरिया। ये देखो I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया को J से डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपको ज्यादा तो नहीं है डिटेल में, इस थोड़ा खाली पता होना चाहिए कि करंट अपॉन एरिया को J लिखा जाता है। सो करंट डिवाइड बाय एरिया इज रिटन एज J। सो यहाँ पे I अपॉन A की जगह, यहाँ पर ये I अपॉन A की जगह आप J लिख सकते हो। तो J की जो फॉर्मूला बनेगी ना, वो आएगी NE इंटू VD। इसमें n देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि n क्या है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैंने मोबिलिटी लिख के दिया है। मोबिलिटी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स मतलब इसको स्किप कर सकते हो, होता है सिलेबस में लेकिन कोई कुछ खास नहीं है, नॉट नीडेड। मोबिलिटी वाला आप स्किप करो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ये जो लिखा हुआ है वो एक बार रीड कर लो, कुछ डाउट है तो आप बोलो इसमें। करंट इन द हाइड्रोजन एटम एंड ओम्स लॉ, एक बार देख लो। कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्स्ट पॉइंट के लिए? हाँ सर। यस सर। ठीक है, जो ओम्स लॉ तो ठीक है ना, ओम्स लॉ तो मालूम है। हम्म। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, सी हियर केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे देखो, सी हाइड्रोजन एटम कैसे दिखता है आपको मालूम है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, ऐसे, ये देखो, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तभी देखो ध्यान से, किना से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनता है। करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस का जो फ्लो होता है उससे करंट बनता है। तो देखो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इससे, इसकी वजह से करंट बनेगा। करंट नो डाउट छोटा बनेगा, बहुत छोटा सा करंट होगा, बट करंट बनेगा। अब करंट की बेसिक फॉर्मूला ये होती है, देखो, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ना, चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना। अभी सपोज जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पी पॉइंट पर लोकेटेड है, फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन है वो पी पॉइंट पर है। तो अभी पी पॉइंट को क्रॉस करेगा, मतलब पी पॉइंट में से
कुछ चार्ज पास हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये अपना ऐसा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको टाइम लगता है टी, टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टी, यहाँ लिखा है मैंने। तो टी टाइम के बाद ये अपना रेवोल्यूशन पूरा करेगा और इसलिए फिर से पी पॉइंट से पास होगा ना, फिर से वो पी पॉइंट से पास होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी पॉइंट से जो है ना ई चार्ज पास हो रहा है, ई चार्ज इज पासिंग इन एवरी टी सेकेंड्स, एवरी टी सेकेंड्स के बाद ई चार्ज जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो देखो ये जो क्यू है ना, क्यू इज अ चार्ज दैट पासिंग, क्यू इज इक्वल टू ई है। कितने टाइम के बाद वो बार बार पास हो रहा है, टी सेकेंड्स में, टाइम होगा टी आएगा, टी सेकेंड्स में ई चार्ज पास हो रहा है, उसके बाद फिर से टी सेकेंड्स में ई चार्ज पास होगा। करंट विल बी गिवन बाय ई, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टी। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड है ना, 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सर्कुलर मोशन में होता है ना 1 अपॉन टी इज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी एफ लिख देता हूं, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। तो करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ई इंटू फ्रीक्वेंसी। पहले तो इसको क्लियर करो, समझा ये? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, करंट मिल गया। अब देखो क्या होता है, आपको ये भी मालूम होगा कि जब करंट किसी वायर में से या किसी लूप में से करंट फ्लो होता है, करंट से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सब ये देखो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये सब एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ और बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, तो मतलब ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, होता क्या है कि ये जो सर्कुलर कॉइल है ना, ये वाली, इस सर्कुलर कॉइल का एक जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और सर्कुलर कॉइल का जो दूसरा फेस है वो साउथ की तरफ बिहेव करता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है ना, मैग्नेटिक लाइंस। सो मतलब यहाँ पर एक डायपोल क्रिएट होगा। देखो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट हुआ, मतलब डायपोल क्रिएट हुआ। दिस करंट विल प्रोड्यूस अ डायपोल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डायपोल की डायपोल मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। आपको डायपोल मूवमेंट की कोई भी फॉर्मूला मालूम है डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने की? Yes, sir. Cross product of P into P इंटू 2L, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना शायद 2L इंटू P। मैग्नेटिज्म में आई थिंक 2L इंटू M है। मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म आपने किया होगा, 2L इंटू स्मॉल m है, पोल स्ट्रेंथ होता है स्मॉल m, मालूम है ये भी मालूम होगा आई एम श्योर। Yes, sir. हाँ, तो स्मॉल m इज अ पोल स्ट्रेंथ ओवर हियर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना बार मैग्नेट्स वगैरह में ठीक है, बार मैग्नेट्स का निकालने के लिए। यहाँ पर बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर देखो करंट से मैग्नेटिज्म बन रहा है, इट्स अ कॉइल ना। तो कॉइल के लिए डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला ऐसे होती है, NIA। N is the number of turns of the coil, I is the current in the coil, A is the area of the coil। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, ये तो एक ही टर्न में घूम रहा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है। N को 1 कर दो, करंट आपका इतना है E इंटू फ्रीक्वेंसी, इट्स अ करंट, और A एरिया है ना, एरिया ये होगी पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल कितना है, पाई आर स्क्वायर होगी ना, EF पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है, EF पाई आर स्क्वायर। ये है डायपोल मोमेंट है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड किया। 2 पाई एफ दिख रहा है, 2 पाई एफ। तो सोच के आंसर दो, 2 पाई एफ क्या होगा? ओमेगा। यस सर। ऋषिकेश माइक ऑफ करो। 2 पाई एफ को ओमेगा लिखेंगे। अब देखो, एक ओमेगा और एक आर को आप साथ में ले लो, व्हाट इज ओमेगा इनटू आर? वी, सर्कुलर मोशन होता है ना, तो एक ओमेगा और एक आर को आप साथ में ले लो, वो वी हो जाएगा। तो ई एक वी, फिर भी एक आर बचेगा, EVR बाय 2,
इट्स अ डायपोल मोमेंट। अगर कोई डायपोल मोमेंट पूछेगा तो वो ऐसे होगी EVR/2। ये सब करंट की वजह से जन रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है। नाउ क्लियर, समझा अभी? वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डायपोल मोमेंट यहाँ पे लिखी हुई है EVR/2। करंट इज E इंटू फ्रीक्वेंसी। सर वो डायपोल कैसे बना था एक बार बताओ ना। देखो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है ना आपको, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, इट इज सिमिलर टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के जैसा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल के जैसा है ये चीज, इट्स लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल। जब किसी कॉइल में करंट होता है ना, ठीक है, सपोज किसी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो एक साइड से वो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है और दूसरे साइड से वही करंट क्लॉकवाइज दिखता है। जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने पहले एन बोल रहा हूं, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है ना, वो फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, और जिस साइड से करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ की तरफ बिहेव करता है। अब आपको ये समझना है क्या कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज फेस जो है वो नॉर्थ बना, वो समझना है? नहीं सर वो मालूम है वो? हाँ सर। हाँ, तो ये जो आपका ऑर्बिट है ना, आप इसको ऑर्बिट मान के बैठे हो, ये ऑर्बिट है मानता हूं, लेकिन इस ऑर्बिट में करंट है, इट इज लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। इसका एक फेस नॉर्थ बनेगा, एक फेस साउथ बनेगा। आई थिंक अगर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर किया हुआ है, आपने मैग्नेटिज्म किया है, उसमें भी ये पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से और स्पिनिंग मोशन की वजह से डायपोल मोमेंट बनती है। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना कि ये एटम है, देखो एक्चुअली में ध्यान से देखो, ये एक एटम है। एटम में मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। यही रीजन है मैग्नेटिज्म का। किसी भी सब्सटेंस में जब मैग्नेटिज्म होती है ना, किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म जब होती है, वो इसका रीजन यही है कि नॉर्थ और साउथ डेवलप होता है यहाँ पे। इट्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो फिलहाल ये थोड़ा ध्यान में रखो, और ओम्स लॉ भी आपको कोई डाउट नहीं है, आई एम श्योर। अब देखो ओम्स लॉ में आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस पॉइंट, ओम्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओहमिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो फॉलो करते हैं उनके लिए V वर्सेस I का ग्राफ ऐसा रहता है ना, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है। अब इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्लोप, स्लोप कैसे मिलेगा? बाय डूइंग दिस tan थीटा, tan थीटा से स्लोप मिल सकता है। स्लोप से आपको V/I मिल जाएगा। इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल टू V अप्लाइड डिवाइडेड बाय करंट इन द वायर। V/I से रेजिस्टेंस मिलता है। एक फॉर्मूला देखो आ रही है, इन दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ स्लोप विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, वोल्टेज जो है वो y एक्सिस पर है एंड करंट इज ऑन द x एक्सिस। अगर ऐसा है तो स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है। बट कैन यू अंडरस्टैंड कि अगर y एक्सिस पे मैंने करंट ले लिया, करंट इज ऑन द y एक्सिस एंड वोल्टेज इज ऑन द x एक्सिस, उल्टा कर दिया इसको, तो फिर ये फॉर्मूला ठीक नहीं रहेगी। उस केस में क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, कभी कभी स्लोप इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस भी हो सकता है, दैट यू नीड टू टेक केयर। ये पॉइंट समझी क्या? देखो, सो V वर्सेस I ग्राफ याद करो, V वर्सेस I ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप से रेजिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन कभी कभी स्लोप इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस भी होता है, आपको देखना रहेगा उस चीज को, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। देखो ये T1 T2 दिख रहा है, T1 एंड T2 आर द टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ द सेम वायर। सोचो एक वायर है जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, ध्यान से सुनो। सपोज एक वायर है विच इज ओबेइंग द ओम्स लॉ, ओमिक वायर है, वो वायर का टेम्परेचर T1 रखा है और मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। फिर उसी वायर का टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया और ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ, ग्राफ को देख के हमको ये जजमेंट लगाना है कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है कि T2 टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक ही वायर है जिसको T1 पे रखा है और फिर T2 पे रखा है। अमन कुमार इज सेइंग कि T2 ज्यादा है,
ठीक है, अमन कुमार को ऐसा आंसर आ रहा है T2 ज्यादा है। अमन कुमार, कैन यू प्रूव इट दैट T2 ज्यादा है T1 से? कैन यू प्रूव यूजिंग दिस ग्राफ? मुझे बता सकते हो तुमने प्रूफ कैसे किया है T2 बड़ा है T1 से? सर करंट कम फ्लो हो रहा है, सारे हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है कल्यूजन। ठीक है, अमन कुमार बोल रहा है कि जब T2 है ना, T2 वाले केस में करंट वायर में कम फ्लो हो रहा है कंपेयर टू द T1 केस। T2 वाले केस में करंट कम फ्लो हो रहा है। तो हीट वीट का बात में मत जाओ। आप कैसे बोल सकते थे कि T1 की कंपैरिजन में T2 वाले केस में जो है, T2 वाले केस में करंट कम हो रहा है? करंट कम होता है जब रेजिस्टेंस बढ़ती है सर्किट की। तो T2 वाले केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सर्किट की, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब होता क्या है कि ये मेटल की वायर है, ऑब्वियसली इट्स अ मेटल वायर। मेटल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो T2 मस्ट बी हायर टेम्परेचर। तो T2 टेम्परेचर बड़ा होगा, इसलिए T2 पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा वायर का, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम है, ऐसा बोल सकते थे। स्टूडेंट एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। T2 और T1 को ध्यान से देखो, दोनों ग्राफ्स को। दोनों ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? विच ग्राफ इज हैविंग मोर स्लोप? T2 is having more slope. देखो यहाँ पे लिखा है, slope of the second graph, slope at T2 is more than slope at T1. Slope 2 ज्यादा है slope 1 से। Slope is equal to resistance होता है, तो resistance in the second case is greater than resistance in the first case. ये मेटल की वायर है, मेटल की वायर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर रेजिस्टेंस एट सेकेंड ग्राफ, रेजिस्टेंस एट T2 is more than resistance at T1. So definitely T2 temperature will be more than T1 temperature. ऐसा भी कर सकते हो। ये लॉजिक देख लो जो मैंने लिखा है, ठीक है? क्लियर, समझा ये? हाँ, अब देखो इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक मटेरियल्स। जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख लो एक बार। इसमें सेमीकंडक्टर, गैसेस और नॉन मेटल सबको मालूम है। थर्मिस्टर भी होता है एक चीज। थर्मिस्टर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, आगे टॉपिक है थर्मिस्टर के ऊपर। थर्मिस्टर में बताऊंगा। ये सब जो सब्सटेंसेस है ना, ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, विच आर मेंशन्ड।